देखिए बच्चों, पहला लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने बोला था कि पीपीटी से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था जो ज़्यादा नहीं 18-20 मिनट का था। तो आज भी ऐसे ही छोटा ही लेक्चर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, जो सेकंड टॉपिक है वो ये है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, देखिए बच्चों, तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं ना। सो डिस्कशन में हमने यहां लिखा कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, पॉइंट 1 है बच्चों, वो बहुत आसान है, आप सबको मालूम भी है। आप वहां पर देख सकते हैं, लिखा है कि वी हैव सीन दैट there are two types of charges, namely positive and negative, and their effect tends to cancel each other, और इनके इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसीलिए नेचर में जो एटम्स या मटेरियल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं ना। तो दो तरह के चार्जेस पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दूसरा पॉइंट है बच्चों, देखिए दूसरा पॉइंट है, if the size of charge bodies are very small as compared to the distances between them, दो चार्जेस, दो चार्ज बॉडी का साइज उनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उन चार्ज बॉडी को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर एक इतना बड़ा चार्ज बॉडी, जैसे यहां देखिए बच्चों, हम लोग कह सकते हैं एक इतना बड़ा चार्ज बॉडी, देखिए एक इतना बड़ा चार्ज बॉडी एक पॉइंट चार्ज कहलाएगा अगर हम इसे बहुत दूर से ऑब्जर्व करें। तो वो यही बात लिखा है कि अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा है दो चार्जेस के बीच में, तो चार्ज बॉडी भी पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है, तो उसे हम पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए बच्चों, all the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in the space। हम ऐसा मानते हैं कि एज्यूम करते हैं, ये एज्यूमशन है कि सुनिए सारे चार्ज है ना, सारे चार्ज के सारे कंटेंट किसी बॉडी पे हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, वो है अलग बात है। ये पॉइंट चार्ज के केस में, किस केस में? पॉइंट चार्ज केस में ऐसा मानते हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज केस में ऐसा मानते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, अगली प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी है एडिटिव। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज या एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है? बहुत सिंपल सा बात है। क्या कहता है बच्चों, अगर किसी सिस्टम में दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो टोटल चार्ज अगर आप निकालना चाहते हैं तो सिंपली दोनों को अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम मतलब प्लस है और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है तब भी ऐड हो जाएगा। अलजेब्रिक सम करते हैं Q1 Q2 का। इसका मतलब है चार्जेस एंड अप लाइक रियल नंबर्स, वो एक रियल नंबर के जैसे हो जाते हैं। दे आर स्केलर्स एंड लाइक द मास ऑफ द बॉडी, और मास की तरह एक तरह से ये स्केलर भी होते हैं चार्जेस। If the system contains, देखिए लिखा है, the system contains n charges Q1 Q2 Q2 up to Qn, then the total charge of the system is, सारे चार्जेस का सम इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज, क्योंकि एडिटिव नेचर फॉलो करता है इसलिए। चार्जेस हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू मास। मास की तरह चार्जेस के पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। However, there is a one difference between the charge and the mass. मास और चार्ज के बीच में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बच्चों? मास और चार्ज के बीच का डिफरेंस क्या? देखिए, चार्ज और मास के बीच का क्या डिफरेंस है बच्चा लोग? देखिए कि मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, whereas चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिफरेंस है मास और चार्ज के बीच में। proper sign have to be used, proper sign has to be used while adding the charges in the system। जब भी आप किसी सिस्टम में चार्ज को ऐड करते हैं तो प्रॉपर साइन को यूज करना चाहिए। कौन सा साइन यूज करना है? प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन मतलब प्लस माइनस का पूरा ख्याल रखना है जब भी हम चार्जेस को ऐड करना करेंगे तो किसी सिस्टम में।
एक एग्जांपल दिया जैसे टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस +1 +2 +3 +4 एंड यहाँ पर कुछ नहीं है तो +5 मान लो। तो अगर हम पूरा चार्ज निकाले जाएंगे तो सबको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, साइन के साथ लिख के ऐड करेंगे जैसा हमने यहाँ पर ऐड किया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्या है ये प्रॉपर्टी, क्या कहता है, experimentally it is established that all the free charges are integral, all the free charges are integral multiple of the basic unit of the charge unit by E। मतलब कि दुनिया का कोई भी चार्ज है, कोई भी फ्री चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब किसी बॉडी पे चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या तो 2 का होगा, या तो 3 का होगा, या तो 4 का होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये कहता है क्वांटाइजेशन। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी इस तरह का यूज करते हैं। अगर द चार्ज ऑन अ बॉडी है ना इज ऑलवेज गिवन बाय, किसी भी बॉडी का चार्ज जो होता है वो लिखा जाता है Q = +-NE, जहां पर n क्या होना चाहिए बच्चों, जहां पर n क्या होगा, जहां पर n होगा इंटीजर, n वेयर n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज अ चार्ज दैट द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। किसी भी चार्ज का जो बेसिक यूनिट है या बेसिक जो वैल्यू है वो वही चार्ज है जो किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास होता है, क्योंकि फंडामेंटल चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ओके, यहां देखिए, बाय कन्वेंशन, ये कन्वेंशन कहता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। भाई कोई हमारे पास डेरिवेशन नहीं है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, इट्स अ कन्वेंशन कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्या लिया जाता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन के चार्ज को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। और देयरफॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रिटन एज -E एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन रिटन एज +E, क्योंकि कन्वेंशन क्या था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इनका दिखाया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, द फैक्ट दैट, अभी हम लोग क्वांटाइजेशन में ही चल रहे हैं, द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। ये यही जो टर्म है ई का मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा चार्ज ई है और ई के मल्टीपल के फॉर्म में चार्जेस डेवलप होते हैं, किसी भी बॉडी पे होगा। There are a large number of situations in the physics where the certain physical quantities are quantized। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहां पर certain physical quantity क्या होता है, क्वांटाइज होते हैं। जैसे अगर आप फोटोन एनर्जी, लाइट की एनर्जी की बात करें तो वो भी क्वांटाइज होता है। फोटोन एक सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट है, उस फॉर्म में होता है। मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूं जैसा यहाँ पर चार्ज के केस में है। The quantization of charge was first suggested by the experimental law electrolysis discovered by the English experimentalist Faraday। फराडे ने सबसे पहले ये बात सजेस्ट किया था कि भैया जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है या वो क्वांटाइज्ड होता है ना। उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा था वो, किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट में ये बात बताया था कि ऐसा होता है। इसके बाद इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड, इसके बाद इसे एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था। मुलिकन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसमें एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था कि चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। वो 1912 में ऐसा हुआ था। इन द, ये सब थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री है लेकिन पता होगा तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज बढ़ेगा बच्चों। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द कूलम। इसे हम लोग कूलम का नाम देते हैं और इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। चार्ज के यूनिट का नाम कूलम है और डिनोट करते हैं किसे, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, कूलम इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। Coulomb is defined as the unit in terms of the electric current, है ना। तो कूलम जो है करंट के टर्म्स में भी डिफाइन किया जा सकता है कूलम ना। द यूनिट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। सबको मालूम है कि इन दिस डेफिनेशन 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर इज 1 एम्पियर। इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज, क्या होता है बेसिक यूनिट, बोलिए, वो था E = 1.06 × 10⁻⁹ कूलम। ये हो गया आपका चार्ज का बेसिक यूनिट।
इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ध्यान रहिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगा बच्चों, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। दस देयर आर द अबाउट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक कुलम में अगर आप लेते हैं एक कुलम में 1 कुलम इज इक्वल टू आएगा एन ई, देखिए हम लोग लिखे यहाँ पर एन और ई, सो एन की वैल्यू हो जाएगी 1 कुलम अपॉन ई। यहाँ से सॉल्व किया तो कुल इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलता है तो 1 कुलम चार्ज बनता। तो आप ये बात बोल सकते हैं कि 1 कुलम चार्ज एक बड़ा चार्ज है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तब जाके 1 कुलम चार्ज बनता है। या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा चार्ज है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्लियर है ना। तो हम इसे एक बड़ा चार्ज मान लेते हैं 1 कुलम को। इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड्स आर क्या है, सेल्डम इनकाउंटर्ड एंड हेंस वी यूज अ स्मॉलर यूनिट। ये बहुत बड़ा चार्ज है इसलिए हम लोग स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज यूज करते हैं, जैसे माइक्रोकुलम, पिकोकुलम, है ना, ऐसा कुछ, नैनोकुलम, ये सब हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं। छोटे चार्ज मिलीकुलम तक भी यूज कर सकते हैं। सो देखिए बच्चों अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेस in the universe, all the observable charges have to be integral multiple of the electrons। obvious सी बात है, अगर इस ध्यान रहे इस यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही बेसिक चार्ज हैं, तो सारे के सारे चार्जेस इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स ही होंगे, है ना, सारे के सारे चार्जेस इलेक्ट्रॉन। ये सब क्वांटाइजेशन का ही पार्ट चल रहा है। इफ अ बॉडी कंटेन्स n1 इलेक्ट्रॉन्स एंड n2 प्रोटॉन्स, अगर किसी बॉडी के पास n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 प्रोटॉन्स है तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा बच्चों, नंबर का ध्यान रहे, हम लोग सम कर लेंगे। कौन सा सम, ध्यान रहे, एक प्लस चार्ज होता है एक माइनस चार्ज होता है, n2 माइनस n1 हो जाएगा इंटू ई, क्योंकि ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये प्रोटॉन का चार्ज, दोनों सम करेंगे टोटल चार्ज आएगा। और n1 n2 ऑलरेडी इंटीजर है तो n2 माइनस n1 भी क्या होगा, इंटीजर, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में तब भी आएगा वो। कभी बोला सर ये मान लो इंटीजर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि n1 n2 इंटीजर है तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर, तब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ, तब भी क्या हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ। देखिए द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई एंड कैन बी इंक्रीज इन ऑल्सो स्टेप बाई ना, ई स्टेप में इंक्रीज हो सकता है या ई स्टेप में डिक्रीज भी हो सकता है। किसी बॉडी का चार्ज ई स्टेप में इंक्रीज होगा या ई स्टेप में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये लगातार क्वांटाइजेशन को हम लोग बार बार और अच्छे से डिफाइन करते जा रहे हैं क्वांटाइजेशन को। द स्टेप साइज इज ई, क्योंकि स्टेप का साइज ई ही रहेगा, सबसे छोटा चार्ज यही है। वेरी स्मॉल बिकॉज एट द माइक्रोस्कोप, ध्यान रहे ये बहुत छोटा होता है, जबकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हम चार्जेस डील करते हैं वो कुछ माइक्रोकुलम, तो उसके कंपैरिजन में जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना। जिस स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस को बढ़ा रहे हैं, वो स्टेप बहुत छोटे होते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो। एट दिस स्केल, अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए, एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्जेस ऑफ ए बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज यूनिट्स ऑफ ई इज नॉट विजिबल। उस स्टेप पर जाने के बाद, मैक्रोस्कोपिक लेवल के पे जाने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि ई स्टेप के साथ चार्ज बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअस चार्ज बढ़ रहा है, ऐसा लगता है, हालांकि बहुत छोटा। जैसे मैंने कहा ना, चार्ज की वैल्यू यहां से यहां पहुंचानी है, तो ये जो स्टेप होगा, इतना छोटा स्टेप होगा, इतना छोटा स्टेप होगा बच्चों ऊपर जाने का, कि ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, स्टेप में नहीं बढ़ रहा है, जबकि वो स्टेप होगा, जबकि वो क्या होगा, स्टेप होगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो स्टेप है। ओके, समझ में आ रहा है मेरा बात बच्चा लोग, बोलिए। देखिए देखो बच्चा लोग, आगे बढ़ाता हूं मैं कहानी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लोस्ट एंड द इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस। वही बात कर रहा था बच्चों कि वो जो स्टेप वाले नेचर है वो गायब हो जाते हैं और वो क्या होता है, कंटिन्यूअस अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज है तो। दिस सिचुएशंस कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट एंड लाइंस। वो आपको मालूम है कि जो कोई भी लाइन होती है वो पॉइंट्स का लोकस होता है, आप सबको मालूम है, ढेर सारे पॉइंट्स के लोकस को ही लाइन कहते हैं। वो होते सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको फील आता है कि जैसे वो कंटिन्यूअस है। वैसे ही चार्जेस हमेशा ई स्टेप के फॉर्म में क्या होते हैं, बढ़ते और घटते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा चार्ज है तो वी फील लाइक दैट इट इज कंटिन्यूअस, है ना, ठीक है। A dotted line viewed from a distance appears continuous to us, but it's not continuous in reality। वही exactly same वही बात कह रहा हूं मैं भी।
अगर डॉटेड लाइन को बहुत दूर से देखें तो आपको ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूअस है, लेकिन इन रियलिटी वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। वही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश हो रही है। लिखा बच्चों, एज मेनी पॉइंट्स दे वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत एक दूसरे के पास हो, वेरी क्लोज टू ईच अदर, नॉर्मली गिव एन इंप्रेशन of a continuous line, many small charges are taken together appear as a continuous charge distribution। ऐसे बहुत सारे अगर चार्जेस एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो वो एक कंटिन्यूस चार्ज की तरह अपीयर होते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली दे आर कंटिन्यूस। एम आई क्लियर? लेकिन हाँ अपीयर होंगे वो एक कंटिन्यूस की तरह। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, दो तरह का लेवल होता है, एक मैक्रो दूसरा माइक्रो। हम लोग मैक्रो की बात करते हैं, बड़ा लेवल पे मैक्रो, छोटा लेवल पे माइक्रो। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वन डील्स विद द चार्जेस दैट आर इनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई से बहुत बड़ा चार्ज होता है ना, हम लोग इस तरह से बहुत बड़ा चार्ज होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपेरिजन में। सिंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज का देखो वैल्यू इतना होता है, और अगर आप 1 माइक्रोकूलम में देखें तो करीब 10 पावर 13 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का लगभग इतना टाइम्स ज्यादा चार्ज है, सॉरी मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज यूज करेंगे तब जाके एक माइक्रो, इसीलिए कहते हैं बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कौन? मैक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा चार्ज, माइक्रोकूलम चार्ज इज द बड़ा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज द छोटा चार्ज, ऐसा कुछ ना। At this scale, the fact that the charge can increase or decrease only in the units of E, not very different from saying that charge can take in continuous values, है ना। तो ध्यान रहे कि इस स्केल पर अगर आ जाएंगे बड़ा वैल्यू के केस में, तब हम उसे ई स्टेप नहीं बल्कि उसे कंटिन्यूअस वेरिएशन के टर्म्स में सोच सकते हैं। मतलब जब चार्ज बहुत बड़ा हो, सिंपल सी बात है, तब हम क्वांटाइजेशन का बात नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि चार्ज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कुछ कहना चाहता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट। बट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल ध्यान रहे, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज हैज नो पार्शियल कॉन्सिक्वेंस। देखिए वही चीज ना, एंड इट कैन बी इग्नोर्ड। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे इसे क्या होता है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैक्रो लेवल पे कर सकते हैं क्योंकि मैक्रो बड़ा चार्ज है, उस लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इग्नोर किया जा सकता है, बट माइक्रो पे नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब भी बड़ा चार्ज होगा तो हम क्वांटाइजेशन के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे ना। हाँ, छोटे चार्जेस होंगे तब लगाते हैं। एट दिस माइक्रोस्कोपिक लेवल वेयर द चार्जेस इन्वॉल्व आर द ऑर्डर ऑफ द फ्यू टेंस ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ई, है ना। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो स्टेप्स ई के फॉर्म में चार्जेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा थ्योरी है लेकिन मजेदार है, पढ़ेंगे अच्छा लगेगा आपको। अगला पॉइंट है दैट इज they can be counted, they appear in discrete lumps, and the quantization of charge cannot be ignored, है ना। That is, they can be counted, they appear in discrete lumps, and quantization of charge cannot be ignored, है ना। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर सकते हैं। At this scale involved that the very important ध्यान रहे, it is the scale involved that is very important। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम हमेशा ख्याल रखेंगे कि कोई भी चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में होगा, उसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें, the law of conservation of charge of the electric charge states that for an isolated system, ध्यान रहे आइसोलेटेड सिस्टम में ही चार्जेस क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो सारे चार्ज टोटल चार्ज क्या रहेंगे, कांस्टेंट। जैसे एक बॉडी का चार्ज है, दूसरे बॉडी का चार्ज है, दोनों को अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में ला देते हैं। जब उनको कॉन्टैक्ट में ला देंगे बच्चों, तो पहले का चार्ज और बाद का चार्ज अगर आप देखें तो क्या होगा, बोलिए, इक्वल रहेगा। तो चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट ए, बट द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द सिस्टम। टोटल सिस्टम का चार्ज वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर अभी इसका चार्ज QA है और इसका QB है बच्चों, और इसका मान लो बदल गया QA डैश और ये QB डैश, तो अगर आप सम देखें QA प्लस QB इक्वल टू आएगा QA डैश प्लस
QB डैश, ऐसा कर सकते हैं ना, ये इक्वल होंगे. ओके, नेक्स्ट. A glass rod when rubbed with a silk becomes positive as it loses the electron, and the silk becomes negative as the amount of gaining these electrons. The isolated system of the glass rod and the silk is neutral. देखिए बच्चों, जब आप ग्लास रॉड और सिल्क को रब करेंगे दोनों चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, एक बॉडी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा. जितना लूज किया उतना गेन किया, तो टोटल चार्ज पहले भी जीरो था, अभी भी क्या होगा, जीरो होगा. तो रब करने से ऐसा एग्जांपल आया जो ये दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है. इन पेयर प्रोडक्शन और इन द पेयर एनिहिलेशन द चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व. पेयर प्रोडक्शन या पेयर एनिहिलेशन मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिल जाएंगे, प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनेंगे. उस केस में टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है बच्चों. इन दिस प्रोसेस द गामा रे ट्रांसफॉर्म इनटू द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. गामा रे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो गामा न्यूट्रल है, ये दोनों मिला देंगे तब भी क्या रहेंगे, न्यूट्रल ही रहेंगे. एक और एग्जांपल देख सकते हैं कंजर्वेशन का. न्यूक्लियर रिएक्शन में जो टोटल चार्ज होता है बच्चों वो कंजर्व होता है, मतलब रिएक्टेंट का टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, रिएक्टेंट का टोटल चार्ज इज इक्वल टू आएगा प्रोडक्ट का टोटल चार्ज. जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, रिएक्टेंट का चार्ज इज इक्वल टू प्रोडक्ट का चार्ज. फाइनल चार्ज है यहां पर कंजर्व ही है, दोनों में देखिए इनिशियल फाइनल चार्ज कंजर्व हो गया. क्लियर है, देख लीजिए यहां पर इनिशियल और फाइनल चार्ज इक्वल है, कंजर्व हो गया. क्वेश्चन आ गया, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज. आइसोलेट नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, बोलिए, रिमेन. आइसोलेटेड सिस्टम में नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कांस्टेंट. आंसर आएगा रिमेन कांस्टेंट. ओके, क्लियर. नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों. When a glass rod is rubbed with the silk becomes positive, it loses the electrons and the silk becomes. सिल्क धर अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पॉजिटिव, सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए वो क्या होगा, बोलिए, नेगेटिव. नेगेटिव बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर आएगा, दिख गया होगा सबको, आंसर बिकम नेगेटिव. सो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है. अगला टॉपिक क्या है वो आप देख सकते हैं. अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिफिकेशन, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं ताकि आप उसे पढ़ सकें. ये आज का जो लेक्चर था पूरा बढ़िया थ्योरेटिकल था, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा समझ में आएगा. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं इसमें. ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में. ओके बाबा, टेक केयर, थैंक यू सो मच.